दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आजकल मैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में हूँ और मुझे कुछ ऑफिशियल काम भी है यहाँ। और मैंने सोचा अपना वीडियो बनाना जारी रखूँ। जेंटलमैन, पोजीशन ऐसी है इस वक्त कि इज़राइल और हमास में बीच में एक ज़बरदस्त जंग चालू है। अब किसने गलती की नहीं की, ये विश्लेषण करने का टाइम नहीं है। पर जो बात नफरत दोनों कौमों या तो उनका हौसला बुलंद हो जाएगा और वो आगे आगे और ऐसे किस्से भी कर सकते हैं। तो इज़राइल ने डिसाइड किया है कि वंस फॉर ऑल इनको डेसिमेट करना है, यानी इनको जड़ से निकाल के बाहर फेंकना है। और तकरीबन मेरे ख्याल में इस्लामिक वर्ल्ड को छोड़ के सारी दुनिया जो है वो इज़राइल की साइड पे है। और सबसे बड़ी हेल्प जो है वो अमेरिका दे रहा है। अमेरिका ने अपने सब जो पोटेंट एयरक्राफ्ट कैरियर है, सबसे पावरफुल एयरक्राफ्ट कैरियर है गैरल्ड। इज़राइल एक ऐसा बदला ले रहा है जिसकी इनको उम्मीद नहीं थी। पर यही जो महमूद हैं, जब ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन रॉकेट्स फायर कर रही थी उस टाइम ये चुप करके बैठा था और हो सकता है खुश होकर तालियां ही बिचा रहा हो। मुस्लिम वर्ल्ड भी जो है वो सारा का सारा ये हमास के फेवर में नहीं है। और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और कुछ ऐसे देश हैं जिन्होंने ये एक्शन कंडेम किया है। और यूएई का जो हेड है उन्होंने वार्निंग भी दी है सीरिया को। इज़राइल को रिकग्नाइज कर लिया था और डिप्लोमेटिक रिलेशंस उससे सेटअप कर दिए थे। सऊदी अरेबिया भी, अब मुझे खबर है, इस रास्ते पे चल रहा था और इज़राइल को रिकग्नाइज करने वाला था। पर ईरान अपनी गेम खेल रहा है चाइना की मदद के साथ और उन्होंने सोचा कि ये तो हम नहीं होने देंगे। और इसी कारण इन्होंने अटैक लॉन्च किया ताकि ये जो पीस सऊदी अरेबिया प्रपोज करने वाला था अब्राहम अकॉर्ड के अंदर इज़राइल के साथ, ये रुक जाए। और वो रुक गया है फॉर द टाइम बीइंग। पर लड़ाई जो है वो इतनी जल्दी ख़त्म होने वाली नहीं है। मुझे एस्ट्रोलॉजिकल संगत जो मुझे साइंस नज़र आ रहे हैं उसमें ये है कि हमास की तो तबाही अब होने ही वाली है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बहुत अच्छी तरीके से इज़राइल का सपोर्ट दिया है। एंड उन्होंने बाद में भी कहा है कि अगर कोई मदद चाहिए होगी हम आपको देंगे। पर हमारी जो ऑपोजिशन लीडर हैं कुछ, पर्टिकुलरली कांग्रेस पार्टी, वो अभी भी डिविजिव पॉलिटिक्स खेल रही है। और वो देख रहे हैं कि मुसलमान जो हैं वो हमारे वोट बैंक हैं और वो इज़राइल को सपोर्ट नहीं कर रहे। जहाँ इज़राइल की पूरी साइड पे है इस वक्त। पर जो ये प्रॉब्लम हमास क्रिएट कर रहा है इसमें अमेरिका का भी हाथ है, क्योंकि जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे उन्होंने फंडिंग वगैरह सब बंद कर दी थी पीएलए की और ये सब ऑर्गेनाइजेशंस की, पैलेस्टीन में और हाँ गाज़ा में। पर जब बाइडेन पावर में आए इन्होंने वो सारी फंडिंग रिस्टोर कर दी और जो पैसा ये पैलेस्टीन लिबरेशन फ्रंट को मिल रहा था वो वापस मिलने लगा और उसमें से काफ़ी सारा पैसा हमास की जेबों में जा रहा था। सो अमेरिका ने बहुत बड़ी गलती की है और उस गलती को अब सुधारना चाह रहे हैं वो। और मुझे देखना पड़ेगा कि क्या होने वाला आगे। एस्ट्रोलॉजिकली मुझे ये भी लग रहा है कि एक और जगह भी वहाँ लड़ाई होने वाली है, वो है आर्मीनिया और अज़रबैजान में।
ये भी एक हॉट स्पॉट है। और इन सब का एक सेंट्रल कैरेक्टर जो सेंट्रल एशिया में है वो है टर्की। और ये तुर्क जो है ये सोच रहे हैं कि हम वापस पावर में आ जाएंगे, जैसे ओटोमन अम्पायर होती थी जिसने 600 साल तक राज किया और फिर 1922 में डिसमेंटल हो गई। और सारे जो इनके सुल्तान थे और सुल्तान के चमचे थे ये सबको टर्की छोड़ना पड़ा और 60 साल तक उनके ऊपर बैन था कि ये टर्की में नहीं आएंगे। अब एर्दोगान जो है वो दो चीज़ें करना चाह रहा है। उसको पता है कि जितनी बड़ी एम्पायर ओटोमन की थी वो तो बन नहीं सकती, अभी कभी सवाल ही नहीं उठता। तो वो लीडरशिप चाह रहे हैं इस्लामिक वर्ल्ड की। और उसके दो राइवल हैं, उसमें एक ईरान है और दूसरा सऊदी अरेबिया। तो उसमें भी वो फतेह नहीं मिलेगी, उनको विक्ट्री नहीं मिलेगी। हालांकि वो काफ़ी शोर मचाते रहते हैं कश्मीर के ऊपर भी, यूएन में भी बोलते हैं, हर एक जगह। और उन्होंने अमेरिका को भी चेतावनी दी है कि आपने गलत किया है, ये अपने युद्ध पोत और एयरक्राफ्ट कैरियर और जहाज़ जो हैं वो तैनात कर दिए हैं मिडल ईस्ट में इजराइल की सपोर्ट में। अब वॉर तो आगे बढ़ेगा ही। और इस वक्त वॉर की सिचुएशन ऐसी है कि पानी और बिजली बंद हो गया है गाज़ा में, खाना पीना भी बंद हो गया है। कुछ ह्यूमैनिटेरियन एड जो है वो टर्की वो इजिप्ट से आ रही है और उसकी भी वार्निंग दी गई है इजराइल ने इजिप्ट को कि आप ये बंद करिए, नहीं तो हम आप पे भी हमला करेंगे। नॉर्थ में हिजबुल्लाह जो है, जो कि एक और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी अपने दांत दिखाना चाह रहे हैं और सीरिया की मदद के साथ वो हमला करना चाह रहे हैं। पर मेरे ख्याल में वो फेल हो जाएंगे, बिकॉज ये कार्डिनल प्रिंसिपल है वॉरफेयर का, जिसको कहते हैं कि फेवरेबल एयर सिचुएशन। जैसे मैंने आपको बताया था, मैं मिलिट्री की थ्योरीज की ज़्यादा बात करता हूँ। और एक मिलिट्री थ्योरी ये भी है जो गुलियो दुहूत ने इनशिएट की थी, लिखी थी। उसमें ये है कि लड़ाई अगर जीतनी हो तो एक फेवरेबल एयर सिचुएशन आपकी होनी चाहिए। यानी आपको जो आपकी वायुसेना है इसको स्काई का कंट्रोल होना चाहिए। और इस वक्त इज़राइल हैज़ गॉट कंप्लीट कंट्रोल फेवरेबल एयर सिचुएशन का ओवर गाज़ा एंड सीरिया। एंड सीरियन एयरफोर्स और या जो भी दूसरी एयर फोर्सेस है छोटी मोटी वहाँ, वो इज़राइल का मुकाबला नहीं कर पाएंगी। और अमेरिका, जैसे आप जानते ही हैं, अब पूरा ही इज़राइल की साइड पे है। और ये सब मिलके एक ही वर्ड है जो मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, दैट इज़ तबाह। ये तबाही मचाएंगे मिडल ईस्ट में। सऊदी अरेबिया जो है ये बहुत डबल गेम खेल रहा है। ये नहीं जानते कि ये जो हमास और हिजबुल्लाह जैसी ऑर्गेनाइजेशन जो हैं ये सऊदी अरेबिया की मोनार्की के अगेंस्ट हैं और ये चाहते हैं कि सऊदी अरेबिया की मोनार्की ख़त्म हो जाए। और ये बात में शायद सऊदी जानते भी होंगे और फिर भी वो इनको सपोर्ट अगर दे रहे हैं तो ये बहुत गलती कर रहे हैं। जहाँ तक इजिप्ट का सवाल है, इजिप्ट को अमेरिकन सपोर्ट चाहिए एंड मेरे ख्याल में वो ज़्यादा शोर नहीं मचाएंगे, नहीं तो वही तबाह हो जाएंगे। सीरिया के दिन कुछ आ रहे हैं, कुछ बुरे दिन आने वाले हैं। अभी एस्ट्रोलॉजिकली ये कहते हैं ये असाद जो है इनका हॉरोस्कोप भी कुछ ठीक नहीं है आगे। और अनलेस ये लड़ाई में छलांग नहीं लगाएं तो उनके लिए बेहतर होगा। ईरान जो है इसका नक्शा शायद वर्ल्ड मैप में चेंज होने वाला है, बिकॉज ईरान का आजकल बिगेस्ट एक्सपोर्टर जो है वो है चाइना। चाइना भी एस्ट्रोलॉजी में बहुत विश्वास करते हैं और उनको मालूम है और पता है कि 2026 में
चाइना में बहुत ब्राइट चांसेस है कि वहाँ डिवीजन होगी, बिकॉज चाइनीज़ इकॉनमी जितनी आजकल हम पढ़ रहे हैं वो ऊपर से तो 18 या 20 ट्रिलियन डॉलर की है, पर अंदर से काफ़ी खोखली होती जा रही है। तो चाइना जो है वो यही चाह रहा है कि किस तरीके से अमेरिका को एम्ब्रॉयल कर दो लड़ाई में, ताकि वो अमेरिकन इकॉनमी खत्म हो जाए। और अमेरिकन तो कुछ बेवकूफ़ हैं ही, क्योंकि अगर उनमें थोड़ी सी अकल होती तो वो यूक्रेन की लड़ाई या जंग जो है वो जारी नहीं रखते। एंड दैट इज़ द सैड पार्ट ऑफ द होल सिचुएशन, कि एक ऐसी सिचुएशन वर्ल्ड में आ रही है कि जिसका एक ही रास्ता है, दैट इज तबाही का रास्ता। एस्ट्रोलॉजिकल इंडिकेशंस यही बताते हैं कि ये लड़ाई बड़ी ज़बरदस्त होगी। एंड जैसे नोस्ट्राडामस ने भी लिखा है और शाह वाली ने भी लिखा है कि ये जो लड़ाई है ये एक तरीके से रिलीजियस वॉर भी बन सकती है। और यूरोप जो है ये डबल गेम खेलते रहे हैं ऑल द टाइम, पर हिस्टोरिकल जो साइकिल है वो चलता ही इस तरीके से है। एंड यूरोप एज इट इज़ अब बहुत प्रॉब्लम में है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो उनकी इन्वेजन हो रही है रिफ्यूजीज़ के साथ। हज़ारों की तादाद में मुस्लिम रिफ्यूजीज़ नॉर्थ अफ्रीका से और वॉर टॉर्न लैंड्स जो है मिडल ईस्ट में से ये यूरोप में जा रहे हैं, वहाँ बस रहे हैं। एंड आगे आगे ये एक स्टेप है जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं इस्लामाइजेशन ऑफ यूरोप, ये होने वाला है। तो यूरोप को सतर्क रहना चाहिए इस बात के ऊपर। और इस लड़ाई में यूरोप जो इवन हैंडेडनेस दिखा रहा है वो उसका कोई मतलब नहीं है। अभी सिचुएशन जो ये है कि इज़राइल तो पीछे हटने वाला नहीं है। एंड ईरान को भी मालूम है कि अमेरिका की मिलिट्री पावर इतनी है कि ईरान का नाम और निशान इस दुनिया से मिटा सकता है। इतनी खतरनाक वेपन्स अमेरिका के पास हैं। एक गलती ज़रूर अमेरिका कर गया है कि अब उन्होंने रशिया को एंटेगनाइज कर दिया है, विच वॉज ए वेरी ग्रेट मिस्टेक। पर ये मिस्टेक जो है कैसे हुई, अब ये तो खैर मैंने दूसरी वीडियो में बताया आप लोगों को। इस वक्त मैं कंसंट्रेट कर रहा हूँ कि क्या होने वाला है मिडल ईस्ट में। मिडल ईस्ट में ये है कि जब तक हमास हथियार नीचे नहीं डालेगा इज़राइल पीछे हटने वाला नहीं है। एंड दैट इज़ द सेंट्रल पीस ऑफ द एंटायर थिंग। और हमास ने बहुत स्पेक्टेकुलर फाइट किया है, पर जैसे कहते हैं कि जब आग ऊपर चलती है वो बैठती है, और उसको सस्टेन करना उसके लिए हमास की कैपेबिलिटी नहीं है। ये जो लोकल अरब लीडरशिप है इनको ये सोचना चाहिए था कि इतनी जो फ्रीडम ये हमास को दे रखी है ये क्यों दी है, क्योंकि जो आदमी सफ़र करेंगे वो तो ऑर्डनरी अरब हैं जो बेचारे खाना पीना अपना घर रहते हैं, काम करते हैं, और उनका पानी और खाना और मेडिसिन वगैरह सब बंद हो गई। समझ में नहीं आ रहा क्या करें। और ऊपर से इजरायली दिन रात बम्बार्डमेंट कर रहे हैं, प्रिसिशन बॉम्बिंग है। एंड बहुत से जो कमांड सेंटर्स हैं हमास के वो डिस्ट्रॉयड हो गए हैं। और अभी खबर मुझे ये भी मिली है कि जब मौत सामने आती है तो फिर आदमी का रिएक्शन दूसरा होता है। और अभी 250 ये जिहादी फाइटर जो है इन्होंने हाथ खड़े करके सरेंडर कर दिया है इजरायली फ़ौज को। और ये एक बहुत बड़ी ब्लो आउट शो दिखाता है कि हमास जो है ये ऑन द बैक फुट है। ये पॉसिबिलिटी है कि हमास के फाइटर वहाँ से भाग जाएं गाज़ा से और वो जाके इजिप्ट में घुस जाएं। तो जनरल सीसी को तैयार रहना चाहिए इस बात के लिए।
और जितने भी ये हमास फाइटर हैं इनको पकड़ के जेल में डालना चाहिए, नहीं तो जनरल सीसी का ही राज जो है वो चला जाएगा। अरब वर्ल्ड भी अब डिवाइडेड है, जैसे मैंने आपको बताया, वो पुराना अरब वर्ल्ड चला गया है। यूएई और बहुत सी कंट्रीज जो हैं दो इजराइल को सपोर्ट कर रही हैं, एंड आगे देखना पड़ेगा क्या हो रहा है। तो मेरी राय में तो ये है कि हमास का तबाह होना तय है, और जो 2 स्टेट सोल्यूशन जो थी, जो चाइना रशिया और ये सब रेकमेंड कर रहे हैं, वो नहीं होने वाली। इजराइल अब कभी भी 2 स्टेट सोल्यूशन के लिए नहीं एग्री करेगा। तो इसका मतलब जो पीस प्रोसेस है वो ज़ीरो हो गया, वो आगे कोई पीस प्रोसेस होने वाला ही नहीं है। जेंटलमैन, मैंने आपको संक्षिप्त में बता दिया है क्या होने वाला है। हमास की तबाही पक्की है, और नक्शा जो मिडल ईस्ट का है वो बदल जाएगा। अब बिल्कुल कैसे बदलेगा मुझे बाद में मैं आपको बताऊंगा। अब इतना ही काफ़ी है। मैं समझता हूँ कि आप मेरे वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करिए, और मैं समझता हूँ कि आप वापस आके भी मेरी वीडियो देखिए। अब मैं बंद करता हूँ। जय हिंद, ग्लोरी टू इंडिया, और आप अपनी देखभाल करिए, और फिर आपसे मुलाकात करूँगा। गुड बाय एंड गॉड ब्लेस।